Hello students, we are doing 6th chapter of 11th history. The name of the chapter is the three orders. ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है बेटा। और प्रीवियस पार्ट में हमने 14th सेंचुरी के क्राइसिस के बारे में पढ़ा था कि 14th सेंचुरी के क्राइसिस यूरोप में आ गए थे 14th सेंचुरी में, और उसके पीछे तीन रीज़न थे। एक तो दोबारा से विंटर्स का बड़ा हो जाना, यानी कि वेदर के अंदर चेंजेस आना, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम होना शुरू हो गया था। सेकेंड वन, जो सिल्वर माइंस थी उनमें से सिल्वर कंटिन्यू यूज़ होने की वजह से सिल्वर की कमी आ रही थी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग में जो मनी का लेन देन हो रहा था वो इफ़ेक्ट हुआ और ट्रेडिंग भी वहाँ पर कम होना शुरू हो गया था। थर्ड वन, वहाँ पर जो महामारी फैली थी प्लेग की, और उस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग, यूरोप की इवन 20% जो पॉपुलेशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लेबर्स थे वो कम हो गए थे और उनके वेजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब उसके क्या इम्पैक्ट हुए सोसाइटी पर, ये तो नहीं है कि क्राइसिस आएंगे और उसके सोसाइटी पर इम्पैक्ट नहीं होंगे। क्या इफ़ेक्ट हुए वो इस पार्ट में हम रीड आउट करने वाले हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतोष। जो ये 14th सेंचुरी के क्राइसिस आए, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जिनकी इनकम हिट हुई थी वो थे लॉर्ड्स की इनकम यहाँ पर बुरी तरह से हिट हो गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो प्राइसेस थे वो डिक्लाइन हो गए थे, कम होना शुरू हो गए थे, और लेबर्स के वेजेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि अब लेबर्स की जो संख्या थी वो कम रह गई थी और वो ज़्यादा वेजेस के लिए डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से निराशा में, इन डिस्परेशन, निराशा में आकर जो है ये जो लॉर्ड्स थे, इन्होंने जो अभी नया तरीका अपनाया था 11th से 13th सेंचुरी के बीच में ही, मनी कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी कि जो इनके वेजेस थे या फिर दूसरे टैक्सेस थे वो जो मनी के रूप में कलेक्ट करते थे, उस तरीके को छोड़ दिया था और फिर से वही अपने पुराने तरीके लेबर सर्विस को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। बट इस तरीके का पूरी तरह से विरोध किया गया, अपोज किया गया पीजेंट्स के द्वारा। मेनली ऐसे पीजेंट्स जो बेटर एजुकेटेड थे, मेनली वो पीजेंट्स जिन्होंने अब पढ़ना शुरू कर दिया था, या फिर जो पीजेंट्स अभी प्रॉस्पेरियस पीजेंट्स बने थे। बेटा इन 1323 में फ्लैंडर्स में अपोजिशंस हुए, रेबेलियन हुए, 1358 में फ्रांस में, और 1381 में इंग्लैंड में पीजेंट्स रेबेलियंस हुए थे। हालांकि ये जो रेबेलियंस थे इनको पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था, लेकिन इनकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी थी कि अब लॉर्ड्स को ये समझ में आ गया था कि ये जो पीजेंट्स हैं अब दोबारा से उनके स्लेव नहीं बनने वाले हैं। जो ये स्लेवरी की जो लाइफ पहले जीते थे उस लाइफ को वो लोग अब फॉलो नहीं करने वाले हैं। अब लॉर्ड्स को ये पूरी तरह से समझ में आ गया था कि पुराना जो उनका सिस्टम था, फेड्यूल प्रिविलेजेस जो वो ले रहे थे वो उनको दोबारा से नहीं मिलने वाले हैं और पीजेंट्स उनके स्लेव नहीं बनने वाले हैं। ये हुए थे सोशल चेंजेस। उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल चेंजेस भी वहाँ पर हुए बेटा। सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस दोनों पैरेलल, दोनों इकट्ठे ही चले। 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप के किंग्स ने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया था, यानी कि अब उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। पहले क्या होता था, वो नॉबल्स से सारी की सारी सर्विस लेते थे और जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे वो 1/10 पार्ट होता था, जो हमने पढ़ा था, टिथ जो होता था, ठीक है। सो वो 1/10 पार्ट में उनकी जो इनकम होती थी वो बहुत कम होती थी, और उनकी जो मिलिट्री होती थी वो भी नोबल्स के द्वारा ही उन्हें दी जाती थी। और उस मिलिट्री में, नोबल्स की उस मिलिट्री में कौन शामिल होते थे, ये पेजेंट्स ही होते थे। सो एक फार्मर एक अच्छा सैनिक नहीं बन सकता है, एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता है। सो अब क्राइसिस के बाद ये जो किंग्स थे इन्होंने अपनी नई मिलिट्री बनाना शुरू कर दिया था, अपनी फाइनेंशियल पावर को भी और मिलिट्री की पावर को दोनों को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया था। और ये जो नए किंग्स हुए जिन्होंने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को एक स्ट्रेंथन करना शुरू किया, हिस्टोरियंस ने इन किंग्स को द न्यू मोनार्क्स के नाम से मोनार्क्स का इनको नेम दिया है। और इन मोनार्क्स में कौन कौन से थे जो सबसे फेमस थे, फ्रांस में लुइस 11, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7, स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड। ये सभी जो है कैसे मोनार्क, एब्सोल्यूट्स मोनार्क थे, मतलब बहुत ही निरंकुश जनता के ऊपर अपना शासन करने वाले लोग थे।
ठीक है। इनकी जो मिलिट्री थी वो आर्म्ड मिलिट्री थी, यानी कि इन लोगों के पास अब हथियार भी थे। उन्होंने अपनी परमानेंट मिलिट्री रखना शुरू कर दिया था। पहले इनके पास जो मिलिट्री होती थी वो परमानेंट नहीं होती थी। नोबल्स के लैंड पर काम करने वाले पीजेंट्स ही 40 डेज़ के लिए इनकी मिलिट्री में शामिल होते थे। सो इनकी जो मिलिट्री होती थी वो परमानेंट नहीं होती थी। बट अब इन्होंने परमानेंट मिलिट्री रखना शुरू कर दिया था। इन्होंने परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो नौकरशाही, कोर्ट्स में इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। और लोगों के ऊपर एक परमानेंट टैक्स भी लगा दिया था कि आपको इतना टैक्स पे करना ही करना होगा। ओके। और अगर हम स्पेन और पोर्तुगल की बात करें तो इन्होंने अपनी टेरिटरीज को सीज के उस पार, समुद्र के उस पार बढ़ाना शुरू कर दिया था। 12th और 13th सेंचुरी में होने वाला जो ये सोशल चेंजेस थे, इसकी वजह से मोनार्की बहुत ज़्यादा पावर होती चली गई थी। मोनार्कीस के पावर होने की रीज़न ही ये था, जो 12th और 13th सेंचुरी में जो सोशल चेंजेस हुए, यानी कि जो टाउन्स का इमर्ज होना, ट्रेडिंग का बढ़ना, इसकी वजह से मोनार्क बहुत ज़्यादा जो है क्या हो गए थे, स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अब 14th सेंचुरी के बाद जो फेड्यूल सिस्टम था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया था। और जो लॉर्ड्स थे उनकी लॉर्डशिप और वेस्लेस मीन्स बेटा जमींदारी, उनकी जमींदारी भी ख़त्म होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट जो हैं वो कम होते जा रहे थे। और इसी चीज़ ने किंग्स को वो अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर लिया था। अब उनकी जो पावर थी वो नोबल्स के साथ साथ नॉट सो पावरफुल और नॉट सो पावरफुल में कौन थे, नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे। और नॉट सो पावरफुल में जो अदर सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो आम जनता थी। इन दोनों के ऊपर उन्होंने अपनी पावर को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, मतलब अपनी पावर बढ़ा दी थी। अब इनकी जो मिलिट्री होती थी उनके पास भी गन्स भी होती थी और तोप्स भी होती थी, सीज एटलली टॉप्स भी होती थी। नोबल्स ने हालांकि इस चीज़ का विरोध किया था कि उनकी जो पावर थी अब कम होती चली गई थी, लेकिन इन विरोधों को राजाओं के द्वारा दबा दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया, क्योंकि उनके पास, किंग्स के पास जो ये फायर पाउडर था, यानी कि जो गन्स थी, उनके सामने नोबल्स की पावर नहीं टिक पाई थी। अब धीरे धीरे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। मोनार्क की जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी और उन्होंने अपनी बढ़ती हुई पावर का फ़ायदा उठाया। एक नया ही अभिजात वर्ग जो एरिस्टोक्रेसी था, यानी कि इनकी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी थी, उसका इमर्स होना शुरू हो गया। नोबल्स की पावर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। वो तो 13th सेंचुरी में ही कम होना शुरू हो गई थी, जब मर्चेंट्स और बैंकर्स आ गए थे टाउन्स के अंदर। बट धीरे धीरे अब इनकी पावर और भी कम होना शुरू हो गई थी। बट ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रही थी, यानी कि किंग्स के हाथ में जो पावर आ रही थी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर नोबल्स के जो रेबेलियंस थे वो कम हो गए थे। बहुत सारे नोबल्स के रेबेलियंस अभी भी हो रहे थे। इंग्लैंड में जो रेबेलियंस हुए वो कब हुए थे, 1497, 1536, 1547, 1549, 1553 में ये सारे के सारे रेबेलियंस हुए थे। सारे के सारे इंग्लैंड में नोबल्स के द्वारा किए गए रेबेलियंस थे। हालांकि इनको रिप्रेस कर दिया गया था किंग्स के द्वारा। फ्रांस के जो लुइस 11 थे, उन्हें बहुत लंबे रेबेलियंस का सामना करना पड़ा था। मतलब फ्रांस में काफ़ी टाइम तक ये जो नोबल्स के रेबेलियंस थे वो चलते रहे थे। ओके, द रिलीजियस वॉर्स इन द फ्रांस in 16th century were the part of a constant between royal privilege and the regional liberties। जो यहाँ पर धर्म युद्ध हुए थे 16th सेंचुरी में, फ्रांस में होने वाले जो धर्म युद्ध थे, वो भी कहीं ना कहीं ये जो शाही सुविधाएं थी और लोग नोबल्स के पास जो स्वतंत्रता थी, जो फ्रीडम थी, वो जो छिन रही थी, उसी की वजह से ही हुए थे। यानी कि नोबल्स की पावर जाने की वजह से ही जो ये रिलीजियस वॉर हुए थे वो भी इसी वजह से हुए थे। अब जो ये वॉर हो रहे थे, जो ये रेबेलियन हो रहे थे, नोबल्स को एक बात क्लियर हो गई थी कि वो जो है रेबेलियन करके, विरोध करके अपनी पोस्ट को नहीं पा सकते थे। अब उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया था। वो जो है उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू द लॉयलिस्ट, अपने आप को लॉयलिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। मतलब अपने आप को जो है राजा का लॉयल, अपना राजभक्त बना दिया था। ठीक है। सो इस तरह से
लॉर्ड्स की किंग्स की पावर बढ़ती चली गई थी और जो ये लॉर्ड्स और नॉबल्स थे उनकी पावर कम होती चली गई थी। जो कोर्ट्स में भी अब उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरे जो उनके कॉर्टियर्स होते थे, नॉबल्स के अलावा जो दूसरे कॉर्टियर्स होते थे, उन्हीं को ज़्यादा पावर अभी भी दी जाती थी। अब कोर्ट में जो बैंकर्स और मर्चेंट्स थे उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि बैंकर्स और मर्चेंट्स किंग को पैसा उधार देते थे और उसी पैसे की हेल्प से किंग अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता था, और ज़्यादा ताकतवर बनाता था। सो बैंकर्स और जो मर्चेंट्स थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, उनका इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा था। दे लेंट मनी टू द किंग्स हु यूज टू पे द वेजेस ऑफ द सोल्जर्स। रूलर्स दस मेड स्पेस फॉर नॉन फेड्यूल एलिमेंट्स इन द स्टेट सिस्टम। अब जो है रूलर्स ने यहाँ पर स्टेट में जो राज्य व्यवस्था थी उसमें से जो गैर फेड्युलिज्म थे उनका स्थान ज़्यादा बना दिया था। यानी कि नोबल्स की कंपैरेटिवली दूसरे जो लोग थे यहाँ पर कोर्ट्स में, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके बेटा, जो लेटर हिस्ट्री है फ्रांस और इंग्लैंड की, वो फ्रांस और इंग्लैंड के बाद की जो लेटर हिस्ट्री है उसमें अभी भी कुछ चेंजेस हुए थे। वॉज बी शेप्ड बाय दीज चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर्स। ये जो पावर स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे थे, यानी कि मोनार्क्स की पावर ज़्यादा बढ़ रही थी, इसी की वजह से फ्रांस और इंग्लैंड की लेटर हिस्ट्री बनी थी। इन द रेन ऑफ द चाइल्ड किंग लुइस 13, और जो लुइस 13 थे फ्रांस के किंग, वो जो है इन 1640 उनके रेन पीरियड पर, उनके शासनकाल में 1614 में जो फ्रांस के कंसल्टेटिव थे, उन कंसल्टेटिव असेंबली यानी कि जिनसे सलाह ली जाती थी, सलाह लेने वाली जो असेंबली थी, परामर्शदर्शी जो असेंबली थी, उसकी एक मीटिंग हुई थी 1614 में, और उस मीटिंग में पूरे फ्रांस को 3 पार्ट्स में बना दिया गया था और उन पार्ट्स को बोला गया था एस्टेट जर्नल। इन स्टेट जर्नल्स में कौन होते थे? एक पार्ट में क्लर्जीज, एक पार्ट में नोबिलिटी, और जो थर्ड पार्ट था उसमें सभी पूरी की पूरी जनता जो बाकी बच गए हैं, उसमें चाहे पीजेंट्स हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं, आर्टिस्ट हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, चाहे कोई भी है, सभी जो है उस रेस्ट वाले पार्ट में थे। ओके, आफ्टर दिस इट वॉज समन्ड अगेन। इसके बाद 1614 के बाद इसको दोबारा जो है 1789 में बुलाया गया था, लुइस 16 के टाइम पीरियड पर। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न भी यही मीटिंग ही था, क्योंकि इस मीटिंग को बुलाकर जो फ्रांस के रूलर थे उस टाइम पर, लुइस 16, वो जो है टैक्सेस को बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनकी ट्रेजरीज ख़त्म होती जा रही थी कॉन्टिन्यू वॉर्स की वजह से, और जो किंग्स हुआ करते थे वो मतलब एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जिया करते थे, जिसकी वजह से भी उनकी ट्रेजरी जो है कॉन्टिन्यू ख़त्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से किंग यहाँ पर टैक्सेस को बढ़ाना चाहता था। लेकिन एक रूल था कि अगर किंग को टैक्सेस को बढ़ाना है तो उसको तीनों एस्टेट से जो है सलाह करनी पड़ेगी। अगर तीनों एस्टेट अग्री करते हैं तभी वो टैक्सेस को बढ़ा सकता था। 1789 में फिर से एक मीटिंग बुलाई गई टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, बट उस मीटिंग में जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, यानी कि बाकी जो बची हुई क्लर्जी और नॉबल्टीज़ को छोड़ के बाकी जो बची हुई जनता थी, उन्होंने साथ देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ, और उस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। ओके, मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो इंग्लैंड की हिस्ट्री है वो बिल्कुल इससे डिफर है। इवन बिफोर द नॉर्मन कॉन्स्टेंट द एंग्लो एक्सन हैड अ ग्रेट काउंसिल विच द किंग हैड टू कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग द एनी टेक्स्ट। एंग्लो एक्सन के जीतने से पहले यहाँ पर एक काउंसिल हुआ करती थी जिसकी सलाह राजा को लेनी पड़ती थी अगर वो टैक्सेस को इम्पोज करना चाहता था। तो आगे चलकर यही जो असेंबली थी ये बाद में क्या बनी थी, यहाँ की पार्लियामेंट बन गई थी। ये जो काउंसिल थी वो बाद में यहाँ की पार्लियामेंट बन गई थी। पार्लियामेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। वन इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड सेकेंड इज़ हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उसके मेंबर्स थे लॉर्ड्स और क्लर्जीज, यानी कि वही नोबिलिटी और क्लर्जी, इसमें दोनों ऊपर वाले ही पार्ट्स में रखे गए थे। और जो हाउस और कॉमन थे उसमें सभी वही टाउन्स और रूरल एरिया में रहने वाली जो दूसरी जनता थी वही रहती थी।
जब भी किसी टैक्स को इम्पोज करना होता था तो किंग को इन काउंसिल से, इस पार्लियामेंट से कंसल्ट करना पड़ता था। लेकिन जो किंग चार्ल्स 11 थे उन्होंने 11 ईयर्स तक 1629 से 40 तक बिना इस पार्लियामेंट को कॉल किए हुए, इससे किसी प्रकार की सलाह लिए हुए कंटिन्यू 11 ईयर्स तक यहाँ पर उन्होंने राज्य किया। और फिर जब उन्हें मनी की नीड हुई तो उन्होंने इस पार्लियामेंट को बुलाया, लेकिन पार्लियामेंट के एक सेक्शन ने ये उसके अगेंस्ट जो है वॉर कर दिया था और बाद में उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया था चार्ल्स 11 को। ओके, बट उसके बाद भी दैट दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड मोनार्की रिजॉर्टेड, उसके बाद यहाँ पर रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन रिपब्लिक यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं चली थी। उसके थोड़ी देर बाद ही फिर से मोनार्की यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई थी, और बट ऑन द कंडीशन दैट पार्लियामेंट वुड बी कॉल्ड रेगुलरली, लेकिन मोनार्की एक कंडीशन पर एस्टेब्लिश हुई थी कि पार्लियामेंट को रेगुलरली यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद से फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो एक मोनार्की गवर्नमेंट बन गई, जो कि आज भी ऐसे की ऐसे ही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शंस दैट द हिस्टोरियंस हैव द टू कंट्रीज टुक आफ्टर द 17th century। ओके, और यही रीज़न है कि 17th सेंचुरी के बाद दोनों राष्ट्रों का जो इतिहास था, हिस्ट्रीज थी, वो अलग अलग दिशाओं में चली गई थी। यानी कि एक रिपब्लिक कंट्री बन गई, फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गई थी, और इंग्लैंड जो है मोनार्की कंट्री बन गई थी, जो अभी भी एज इट इज़ बनी हुई है। सो बेटा, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे सभी क्लियर हो गए होंगे। Okay, so please like, comment and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.